अब दिख रहा होगा, राइट? यस सर। ठीक है बेटा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ऑल गुड, स्टार्ट करिए। ठीक है, तो पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि जो इस पे मैं रिवाइज कर देता हूँ कि एक क्लोज सरफेस अगर हम लेते हैं, कोई भी क्लोज सरफेस किसी भी आर्बिट्री शेप का हो सकता है, ठीक है? उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं, ये इसको मान लेते हैं Q1, इसको मानते हैं पॉइंट दूसरे वाले को Q2, और एक चार्ज ले लेते हैं बाहर जो Q3 है। क्या ये एक से पॉइंट चार्जेस के बारे में बात करूंगा क्या? नहीं, हो सकता है कि कोई स्ट्रेट, ये अभी हम आज देखेंगे कि एक वायर है जो कि इन्फिनिटली लॉन्ग है, ठीक है? इधर माइनस निगेटिव की तरफ जा रहा है, इधर पॉजिटिव निगेटिव, सॉरी इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है, और ये इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसा भी है, कुछ भी हो, पॉइंट हो या एक्सटेंडेड हो, या कोई एक अंदर स्फीयर भी रखा हुआ है चार्ज सा, ठीक है? सब कुछ रखा हुआ है। तो हमने एक बात देखा था कि फ्लक्स थ्रू दिस होल सरफेस, जिसको एस कहते हैं, तो फ्लक्स थ्रू दिस होल सरफेस क्या होना चाहिए, बताओ? गॉस लॉ क्या कहता था कि द फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू द क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही बोलता है ना? यस सर। और यस इसके सर। बाय द डेफिनेशन जो फ्लक्स हम डिफाइन करते क्या होता है, डी ऑफ दिस सरफेस, उसको बाय डेफिनेशन कैसे हम डिफाइन करते हैं? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, यही करते हैं ना? यही करते हैं ना? तो यस ये सर। चीज जो यस फ्लक्स हम सर। लोग जानते हैं, और यहाँ पे एक चीज जानते हैं कि ई जो होता है वो नेट होता है। यानी यहाँ पे जो फील्ड होगा, अगर हम फ्लक्स किसी सरफेस पे कैलकुलेट करें, तो उस सरफेस का एक छोटा सा एरिया लेंगे, उसको कह देंगे डीएस। उसका नॉर्मल हम डिफाइन कर चुके हैं कि वो रेडियली आउटवर्ड को ही उसका नॉर्मल, उस नॉर्मल को उसका डायरेक्शन काउंट किया जाता है। ये चीज हमने देखा था कि कोई भी चीज अगर सरफेस होता है, तो इसके परपेंडिकुलर अगर एक लाइन है तो एक दूसरे डायरेक्शन में भी, अपोजिट में भी जा सकता है। लेकिन क्योंकि हम क्लोज सरफेस के बारे में गॉस लॉ बात करता है, यानी ये क्या होता है, एक वॉल्यूम का पोर्शन होता है। ये जो सरफेस होता है वो क्या करता है, एक वॉल्यूम, एक रीजन को सेपरेट आउट करता है। तो इसके लिए कैसा होगा, एक नॉर्मल होगा इनवर्ड, एक होगा आउटवर्ड, और आउटवर्ड वाले को कैलकुलेट करते हैं किसमें, इसका एरिया वेक्टर निकालने के लिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक एरिया लेंगे डीएस का, और यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा, नॉर्मल होगा, वो ऐसा होगा। और यहाँ पे जो फील्ड होगी, ई होगी, वो नेट होगी। वो क्या सब चार्जेस के कारण होगी, इसके कारण होगी, इसके कारण होगी, इसके कारण होगी, इवन आउटवर्ड वाले के कारण भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो जो फ्लक्स आता है, यानी इस सरफेस से नेट फ्लक्स कितना फ्लो कर रहा है, वो होता है क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। और इससे एक क्वेश्चन भी किया था जहां पे हमने देखा था कि जो बाहर के जो चार्जेस है, उसके कारण एक्चुअली फ्लक्स इस सरफेस पे क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। यानी जितना फ्लक्स कहीं से इंटर कर रहा होगा, उतना ही फ्लक्स कहीं से एग्जिट भी कर दे रहा होगा। किसके कारण, बाहर वाले सोर्स चार्जेस के कारण। लेकिन अंदर वाले के कारण नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि इसको देखा था कि इसको अगर फाई अगर एस लिखते हैं, तो फाई एस अगर हम लिखते थे, तो याद करो मैंने बोला था कि फाई एस ड्यू टू सबके कारण मानते हैं वन, प्लस होगा फाई एस ड्यू टू टू सारे के कारण ऐसे मानते हैं। और जो जो बाहर वाले होते थे, आउटसाइड वाले जो होते थे, उनका क्या होता था, उनके कारण, आउटसाइड वाले के कारण क्या होता था, जीरो होता था। एक्चुअली इनके कारण ही होता था, ठीक है? ये चीजें हमने देख लिया था गॉस लॉ में, ठीक है? अब गॉस लॉ का देखो, ये जो लॉ है, ये गॉस लॉ है। ये रिलेशन जो सेटअप करता है, ये जो होता है, इसका डेफिनेशन है, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। ये तो उसका डेफिनेशन हो गया कि हम निकालते कैसे हैं। और जो बोल रहे हैं कि निकालते हैं, जो फ्लक्स होता है वो एक्चुअली किसके बराबर है, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे एक और चीज हमें मिलने ध्यान में आ रहा है कि अगर किसी भी तरह सर अगर ई को हम बाहर इंटीग्रेशन के लिए आए, तो हमारे लिए काम हो सकता है। डीएस का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, बहुत सारे सरफेसेस के लिए हम जानते हैं सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम एक कोशिश करेंगे, क्या हम ई निकाल सकते हैं क्या?
ऐसे बाहर इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ई क्या बोल रहा हूँ कि बाहर निकाल सकते हैं। मान लो कि आपके पास ये इंटीग्रेशन पड़ता है कि 4x² अगर आपके पास dx का इंटीग्रेशन करते हो तो आप 4 को बाहर निकाल लेते हो। क्यों निकाल लेते हो? क्योंकि वो कांस्टेंट है, राइट। तो इसके बाहर अगर मैं निकाल लूं, यानी इसके लिए क्या होना पड़ेगा, ई को कांस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना? Yes, sir. तो इस चीज को अब हम अप्रोच करेंगे, इसको कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ। तो ठीक है, चलते हैं, अब पढ़ते हैं। पहले हमारे पास जो केसेस आएंगे, ठीक है, पहला जो हमारे पास सिचुएशन जो है वो है लॉन्ग वायर का। जो इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, कैसा वायर है ये? इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है। तो पहले मैं रीड करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग। देखो अगर मैं देखूंगा एक जो एंड है, जो इस वायर का एंड है, वो क्या है, पॉजिटिव इंफिनिटी पे लाई करता है, और दूसरा एंड कहाँ पे, निगेटिव इंफिनिटी की तरफ लाई करता है। तो ऐसे जो वायर है वो क्या है, इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है। और दूसरा शर्त क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, यानी हर एलिमेंट पे अगर मैं डीएल एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लेता हूँ, कहीं पे भी लेता हूँ, ये लेंथ का डीएल एलिमेंट, ये लेंथ का डीएल एलिमेंट, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो डीक्यू होगा, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो डीक्यू होगा, और इसके ऊपर जो चार्ज होगा ये डीक्यू होगा। इन दोनों का रेशियो यानी डीक्यू बाई डीएल, ये क्या होगा, यहां पे भी अगर मान लो ए आएगा तो यहां पे भी ए आएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, और यहां पे भी ए आएगा, समझ में आ रहा है ना? तो इसका अर्थ क्या हुआ, वो कैसा वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है। ये याद करो, डीक्यू बाई डीएल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ये आपको कुछ याद आ रहा है कि आपको इसको मैंने बोला था कि ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कन्वेंशन है, कन्वेंशनली हमने लेमडा को उठाया है, ठीक है। तो सिग्मा को क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। रोहो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से, ठीक है। तो हमारे पास वायर है जो कि कैसा ऑब्जेक्ट है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो इसके ऊपर डेंसिटी की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो सकता है ना। अरे कोई एरिया रहेगा तब तो हम बात करेंगे डी क्यू डी ए की या डीएस की। अब जो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ही दिया हुआ है वो एक लाइन पे है, तो उसका तो सरफेस है ही नहीं, तो उसके बारे में ये तो दोनों चीजें तो वैलिड होंगी ही नहीं बात करने के लिए। और देखो कब इसके बारे में ऐसे भी बात करेंगे, देखो अभी एक चीज, अभी तो अगर ये आपके पास जो वायर है दिया हुआ है आपके पास, तो उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अभी हम मान रहे थिन वायर, थिन वायर मतलब इसका जो थिकनेस होगा ना, ये सिलेंडर का जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस होगा आर, ये जो आर जो इसका थिकनेस होगा, रियल वर्ल्ड में कोई थिन तो होता नहीं है, तो थिन हम बोलते कैसे, हमें तो कहीं ना कहीं जाके मेजर करना होगा ना भैया। और मेजर जब करते हो कोई सिस्टम को तो वो तो फिजिकल वर्ल्ड में है। तो ऐसा थोड़ी है कि हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो वो आपको बोल दोगे कि ये थिन है। इवन हेयर का भी एक थिकनेस होता है ना भाई, हेयर का भी थिकनेस होता है। तो ऐसे तो कुछ बोल नहीं सकते कि कोई भी मतलब थिन है मतलब उसका है ही नहीं डायमेंशन। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मेजर कर पाते हो कि नहीं। आप नहीं कर पाओगे तो उसका अर्थ ये थोड़ी होता है कि वो थिकनेस नहीं है आपके पास। तो आप वर्नियर कैलिपर लेके आते हो, ये सब चीजें लेके आते हो, आप स्क्रू गॉज लेके आते हो सारे छोटे छोटे मेजरमेंट्स के लिए। और भी टेक्निक जब जाते हैं कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस नापना है तो जरूर सही 10⁻⁻15 के ऑर्डर में एग्जिस्ट कर रहा है, फेम्टोमीटर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन है तो सही। आपको अपनी टेक्निक बनानी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पे अगर मैं थिन बोल रहा हूँ तो थिन मतलब क्या होता है, डायमेंशन तो होगा ही होगा। इसका अर्थ ये होता है कि ये जो आर होता है ये मच मच लेस देन इसका लेंथ से होता है, यानी इसके लेंथ से जो होता है ना ये बहुत थिन होता है। तो इसको क्या कहते थे, थिन वायर, ठीक है। तो अभी जो पहला केस हम अभी पढ़ रहे हैं थिन वायर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास दो कंडीशन है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर और यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो क्या होता है, तो गॉस लॉ लगाने की हम कोशिश करते हैं। इससे पहले एक सिमेट्री की बात सोचते हैं। चलो यहाँ पे एक हम एक गेम की तरह सोचते हैं, ठीक है। साहिल बेटा मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। आप वायर को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आर डिस्टेंस दूर हो आप यहाँ से, ठीक है। आपको सेम वाले को यहाँ पे मैंने कोई दूसरे जगह पे दूसरे पॉइंट पे, इस पॉइंट ए बोलते हैं आपको,
या साहिल बेटे हैं तो आप एस बोल दीजिए इसको, और प्रिया बेटा यहाँ पे अगर बैठी है तो यहाँ पे प्रिया देख लीजिए, और वो आर डिस्टेंस दूर है और एक ही प्लेन में है, अभी एक ही प्लेन में है, इसी प्लेन की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आर डिस्टेंस दूर है और यहाँ पे प्रिया देख रही है खड़ी होके, ठीक है, यहाँ पे प्रिया देख रही है, तो इसको मान लेते हैं पी पॉइंट। अब देखो, अगर आप इसको ना देखो, साहिल को ना देखो, सिर्फ इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखो, तो आपको जैसा दिखेगा वैसा साहिल को भी दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? Yes, sir. अगर नहीं समझ में आया तो बोलो, अगर आपको साहिल अगर नहीं समझ में आ रहा, जैसे मैं अगर ये पेन को देखूं, मैं इधर से देखूं या इधर से देखूं, मुझे अगर ये सिमेट्रिकल है, अगर चीज सिमेट्रिकल है तो मैं यहां से भी देखूंगा तो वैसे ही दिखेगी, और यहां से भी देखूंगा तो वैसे ही दिखेगी। मैं कब इसके बीच में डिस्टिंग्विश कर सकता हूं? जब कोई चीज दूसरा पॉइंट ले आता हूं जो इसकी सिमेट्री को बिगाड़ दे, राइट। अब दूसरा पॉइंट अगर मान लो कि, अब जैसे मैंने क्यों बोला कि इसको मत देखना, क्योंकि अगर आप यहां से देखोगे तो एक्चुअली इसको भी देख रहे हो, साथ में इसको भी देख रहे हो। अगर आप यहां पे रहोगे तो कहोगे कि सर नहीं सर, डिफरेंस तो है, कैसे? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ साहिल मेरे से यहाँ पे इतना दूर आ गया, पहले बहुत दूर था, अब ये ज्यादा दूर नहीं रहा मेरे से, यहां से, तब चीजें वैसे नहीं दिख रही है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि साहिल को नहीं देखना है, आपको ऑब्जर्वर बना के वहां पे खड़ा किया, फिर गायब कर दिया, और आपसे पूछा कैसा दिखा। तो यानी इसका अर्थ है कि हर पॉइंट आर पे एक्चुअली क्या होगा, अगर हमारे पास कोई सराउंडिंग की चीजें नहीं है बताने के लिए, तो हम ये बता भी नहीं सकते कि हम किस पॉइंट पे खड़े, मतलब कहाँ पे ये अगर पॉइंट पी पे, अगर आपको जैसे आपको प्रिया को क्या हुआ कि पॉइंट पी पे प्रेजेंट किया और गायब कर दिया, और साहिल के पॉइंट पे अगर एस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया, तो आपसे मैं पूछूंगा कि आप पी पॉइंट पे हो कि एस पॉइंट पे हो, तो आप बता भी नहीं पाओगे, क्योंकि चीजें बिल्कुल सिमेट्रिकल है। हो रही है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा ठीक है, अगर सिमेट्रिकल यानी हर पॉइंट अगर सिर्फ आर डिस्टेंस दूर होगा, अगर मैं दूर ले जाके खड़ा करूं तो हाँ ये बोल सकते हो कि सर देखो क्या हो रहा था, कि ये देखो पहले मैं इस दो पॉइंट को देख रही थी, तो ये देखो मेरे लिए एंगल ऐसे, आंख से ऐसे एंगल बना रहा था, अब यहाँ पे चली गई हूं तो ये देखो मैं कम एंगल बना रहा है, मतलब मेरे को दिख रहा है, पहले मैं ऐसे देख रही थी, अब ऐसे ही देख के खत्म हो जा रहा है, तो यानी दूर जाने से मैं असर पड़ रहा है, यानी ये पॉइंट आपको मालूम चल जाएगा। अगर मैं बहुत दूर दे जाऊं तो आपको वायर लगेगा कि बहुत हमारे बीच में डिस्टेंस चला गया, यानी इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ सिमेट्री नहीं है अगर दूर ले जा रहा हूं तो। अगर सेम रेडियस पे उसको घुमा रहा हूँ, सेम रेडियस पे उसको घुमा रहा हूँ, तो उसको हर को एक जैसा ही पॉइंट दिखेगा, वो ऑब्जर्वेशन ऐसे ही यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, ठीक है। रहा बात, अब हमने क्या किया, एक प्लेन में रखा, ठीक है, अभी एक प्लेन में रखा था, अब मैं बोलता हूं यहां से मैं शिफ्ट करके ऊपर वाले प्लेन में ले जाता हूं, इस प्लेन में ले जाता हूं। आप बता सकते हो क्या कि इस प्लेन में यहां पे आप खड़े हो कि यहां पे खड़े हो? आप बता सकते हो? आप बताने की कोशिश करोगे कि कहोगे कि सर देखो यहां से तो ऊपर वाला एंड देखने की कोशिश करें तो वो भी ऊपर है, वैसे ही दिख रहा है, नीचे वाला है तो वैसे ही दिख रहा है, मैं बता ही नहीं पा रही हूँ कि कुछ भी नहीं है आपके पास सेम कलर का वायर है, सब कुछ वैसा है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ पृथ्वी घूमती है ना, पृथ्वी स्पिन कर रही है ना, लेकिन आपको महसूस होती है? नहीं, क्योंकि सब चीज एक साथ स्पिन हो रही है। यानी बहुत ऐसी चीज में ये से रिलेटेड इसलिए मैं बता रहा हूँ कि परसेप्शंस बहुत मैटर करता है, कि हम ऑब्जर्वेशन फिजिक्स में बहुत मैटर करता है, इसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते हैं चीजों को कि हमें ऑब्जर्व कैसे हो रही है। तो यहां से अगर आप बोलोगे कि कहोगे कि सर देखो सर यहाँ पे पॉइंट पे एक्चुअली क्या था ना, कि यहां से अगर मैं देखूं ना तो मुझे मालूम ही नहीं चल रहा है कि आपने यहाँ पे मुझे रखा है कि इस पॉइंट पे रखा है, या यहाँ पे रख दिया, इस प्लेन, ये इस प्लेन के सर्कल में लेके रख दिया, क्योंकि आपके आर को बस कांस्टेंट बनाया हुआ हो, ये डिस्टेंस दूर नहीं भेजा हो। दूर जाओगे तो दिखेगा कि हम दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, लेकिन मैं ऐसे एक रख दूं या ऐसे रख दूं, आपको वैसे ही दिखेगा चीजें। तो यानी इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स हैं जो कि आर डिस्टेंस दूर है, वो कैसे पॉइंट है? सिमेट्रिकल पॉइंट है। उस पे ऑब्जर्वर अगर जाके बैठ के देखता तो उसको मालूम नहीं कि किस आर पे है, वो कौन से पॉइंट पे है, ठीक है। उसको बस ये मालूम हुआ कि हाँ मैं 2 मीटर दूर हूं वायर से, इतना मुझे मालूम चल रहा है, लेकिन मैं किस पॉइंट पे हूं, इस पॉइंट पे हूं कि इस पॉइंट पे हूं कि इस पॉइंट पे, सब पे सेम ऑब्जर्वेशन आ रहा है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहा हूं तो।
यानी इसके लिए इसका अर्थ होता है कि सिलेंडर अगर मैं देखूं तो सिलेंडर का कर्व सरफेस जो है वो सारे कैसे पॉइंट है, इक्विवेलेंट पॉइंट है कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो। Yes, sir. यानी अगर हम एक बार, मैंने आपको पहले से बात बताई थी कि गॉसियन सरफेस तो सारे क्लोज सरफेस के लिए लगता है, गॉसियन लॉ, ठीक है। लेकिन हम बनाते हैं सिमेट्रिकल, क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था, ई को बाहर निकालना है मुझे इंटीग्रेशन से। तो इसका अर्थ ये हो गया कि देखो यहां से इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये वायर जो निकल रहा है, ठीक है, ये चीजें आपके पास, ये देखो ये जो आ रहा है सरफेस आपके पास आ रहा है, तो इसका जो कर्व सरफेस है, सिलेंडर का कर्व सरफेस है, यानी इस पॉइंट पे आप हो कि इस पॉइंट पे हो कि इस पॉइंट पे हो कि इस पॉइंट पे, आपको नहीं मालूम चलेगा, सब आर डिस्टेंस दूर लगेगा। ये देखो ऐसा लगेगा कि ये आर डिस्टेंस में यहाँ पे हूँ, इसको ऐसा लगेगा बस आर डिस्टेंस यहाँ पे हूँ, इसको ऐसा लगेगा कि मैं आर डिस्टेंस ऐसा हूँ, इस पे हूँ, आर डिस्टेंस इसको भी यही लगेगा, सब आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, सब आर डिस्टेंस पे है, वायर से सब आर डिस्टेंस पे है ऐसे, ठीक है, कोई को कुछ नहीं मालूम चलेगा। लेकिन यहाँ पे अब सर, यहाँ पे देखो ये जो सरफेस है, आपको गॉस लॉ लगाना है तो ऊपर वाले सरफेस को भी देखना पड़ेगा सर। आप सिर्फ कर्व वाले पॉइंट पे बोले, यानी अगर मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन में इसको ऐसे रखता हूं, अगर ये देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे रखा हुआ वायर है, ये सिलेंडर है और इसके बीच से वायर सेंटर से जा रहा है, ठीक है, ये चीज है। अब मैं यहाँ पे रख के देखूं, 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 कहीं पे भी देखूं इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, तो मुझे वैसे ही दिखेगी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ऊपर वाले फेस पे ऐसा नहीं है सर। मैं यहाँ पे आके देखूं तो मुझे लगेगा कि हाँ डिस्टेंस कम हुआ है, यहाँ पे ज्यादा हुआ है, यहाँ पे ज्यादा हुआ है, यानी कर्व सरफेस तो सारे सिमेट्रिकल पॉइंट है। ये ऊपर वाला खेल बिगाड़ रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे अगर कर्व पॉइंट पे है तो इसका एक कोशिश करते हैं कि इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो सारे पॉइंट पे होगी, वही होगी। कैसे बोल रहे हैं? सिमेट्री के कारण, क्योंकि सारे पॉइंट कैसे इक्विवेलेंट पॉइंट है, सिमेट्रिकल पॉइंट है उस डिस्ट्रीब्यूशंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये तो बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट पे जो होगी फील्ड वो इस पॉइंट पे भी होगी, इस पॉइंट पे भी होगी, इस पॉइंट पे भी होगी। किसके सरफेस पे? सिलिंड्रिकल सरफेस, ये सिलिंड्रिकल के कर्व सरफेस पे। अगर सिलेंडर का कर्व सरफेस ले रहे हैं, उसका कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, कोई भी पॉइंट, तो वहां पे अगर पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो फील्ड होगी वो सब पे सेम होगी, क्योंकि पॉइंट्स कैसे सिमेट्रिकल पॉइंट्स है। लेकिन यहाँ पे सेम नहीं होगी, ठीक है। तो इसको एक बार मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक चीज, एक पॉइंट के लिए मैं सोचने की कोशिश करता हूँ कैसे निकालूंगा फील्ड क्या होगी एक पॉइंट के लिए। तो आप बोलोगे कि चलो यहाँ से एक्चुअली करते हैं, यहाँ से कितना डिस्टेंस दूर है, आर डिस्टेंस दूर है मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर किसी लाइन से किसी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ना आप रखना रहता तो ये मत कह देना कि अपने मन से कि ये लो सर ये रहा, ये डिस्टेंस हो गया इनके बीच में, नहीं, हमेशा परपेंडिकुलर वाले को लिया जाता है। ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो लेंथ होता है इस लाइन सेगमेंट का, कौन सा, जो लाइन इस पॉइंट से और इस लाइन पे परपेंडिकुलर जहां पड़ रहा होगा, इन दोनों के भी इस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होता है वो डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। ये मत कह देना कि ये मैं सर यहाँ पे हूँ पी पॉइंट पे, तो मेरा मन किया ये वाला लेने के लिए, और किसी का मन कर जाएगा तो वो बोलेगा मैं तो ये वाला लूंगा भाई, मैं ये डिस्टेंस को इस लाइन सेगमेंट के लेंथ को लूंगा डिस्टेंस, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये वाला लेंथ लिया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इस चीज को कि यहाँ पे पी पे अगर है, तो ये देखो मैं इसको क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ से x डिस्टेंस दूर लेता हूँ ऊपर और x डिस्टेंस नीचे लेता हूँ, ये ऊपर x है तो नीचे -x पे मैं जाके काम करता हूँ, तो ये एलिमेंट कुछ ऐसा, ये छोटा सा क्या हो गया, dq वाला एलिमेंट हो गया। तो ये कुलम्स लॉ इस पे लगा सकते हैं, दो पार्टिकल सिस्टम हो गया। कुलम्स लॉ के हिसाब से अगर यहाँ पे देखूं फील्ड कितना बनेगा, k dq बाई ये वाला डिस्टेंस होगा। कुलम्स लॉ में तो ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया आपके पास हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द लाइन, ये अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होगा कि नहीं? Yes, sir. अब यहाँ पे नीचे वाले को मान लेते हैं, ये वाला कैसा प्रोड्यूस करेगा, इसके लिए भी -x है, तो इसका लेंथ जो होगा इस रेक्टेंगल का, ये क्या हो गया, x हो गया,
ये तो माइनस एक्स मतलब उसका इस एलिमेंट का पोजीशन हो गया ना, लेकिन इसका लेंथ कितना हो गया, ओरिजिन से कितना दूर है, तो एक्स डिस्टेंस ही दूर है, और ये तो आर है, तो इसका भी लेंथ क्या होगा, ये वाले जो हाइपोटेन्यूज होगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में, तो ये होगा। तो ये देखो ये दोनों सिमेट्रिकल आइडेंटिकल ट्राइंगल है, ठीक है, तो इस कारण से ये अगर थीटा बना रहा है तो ये भी थीटा बना रहा होगा। तो इसका अर्थ है कि इसका एक और अर्थ यहां से ये लेते हैं, ये वाला हटाते हैं, ठीक है, इसका अर्थ यहां से एक और लेते हैं कि ये वाला अगर थीटा बना रहा है और ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, सारा कुछ सेम है, कैसे भाई, तो के डी क्यू, डी क्यू तो हर एलिमेंट का सेम है, आपने यूनिफॉर्मली चार्ज बनवाया था, तो इसका भी डी क्यू होगा, इसका भी डी क्यू होगा, बाय जो डिस्टेंस है ये भी उसके लिए भी दोनों के लिए सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लेकिन बस डायरेक्शन में ये इस अलोंग इसका है, ये इधर है, तो यानी ये एक्चुअली में यहाँ क्या है, दोनों आइडेंटिकल ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा ना। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा होगा, अब इस वेक्टर को मैं अगर ये थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा हो जाएगा, और ये वाला वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा, तो इस वेक्टर को मैं रिजॉल्व करूं तो ये क्या होगा, ऊपर वाले के कारण अगर मान लेते हैं इसको एलिमेंट 1 मानते हैं, इसके एलिमेंट 2 मानते हैं, तो ऊपर वाले नीचे वाले के कारण देखो, अच्छा ये ऊपर वाले के कारण जो 2 वाला है, तो ई एट 2, सॉरी ई एट पी, यहाँ पर पॉइंट पी मान लेते हैं, ई एट पी ड्यू टू 2, और ये हो गया ई एट पी ड्यू टू 1, इसके कारण हुआ है। अब इन दोनों को जब रिजॉल्व करेंगे, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, अब इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे तो देखो ये वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है कि नहीं, इनको रिजॉल्व करेंगे, अच्छा ये चीज नहीं दिख रही है ना, ये देखो इनको इस वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, इस वेक्टर को रिजॉल्व किए तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में करेंगे, इसका लेंथ ज्यादा हो गया, ये रहा, ऐसे करेंगे, इस वाले को रिजॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, अब ये दोनों तो कैंसिल आउट कर रहे हैं, यानी ये क्या है, रेडियली आउटवर्ड वाला सेट बन रहा है, किनके कारण, इन दो एलिमेंट के कारण। अगर मैं सेम लॉजिक लगा दूं कि ऊपर वाला भी एक ऐसे ही एलिमेंट चूज करता हूं, उसी का अपोजिट वाला मुझे लेना है माइनस एक्स पे, तो वो भी यही काम कर रहा होगा, ऊपर वर्टिकल एलिमेंट्स को कैंसिल आउट कर रहा होगा, यानी अब यहां से हमें मालूम चल गया कि ई तो कांस्टेंट है, साथ में कैसा है, क्योंकि ये देखो ये एलिमेंट पेयर वाइज लेते जाएंगे, यहां से मिड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, सारा जितना ऊपर जाएंगे उतना नीचे जाएंगे, तो इस कारण से क्या होगा, सारे वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे कैंसिल आउट होते जाएंगे, पेयर वाइज लेते जाते तो, और अगर पेयर वाइज लेते हैं तो पूरा वायर कंप्लीट हो जाएगा, कहां से स्टार्ट कर देंगे, जीरो से स्टार्ट करके प्लस इंफिनिटी तक जाएंगे, और जीरो से माइनस इंफिनिटी तक जाएंगे, दूसरा मतलब उस पेयर का दूसरा एलिमेंट लेने के लिए, और सारे में क्या होते जाएंगे, ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट होते जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ रेडियल वाला। तो इससे मैं क्या कह सकता हूं कि हर पॉइंट पे इक्वल फील्ड तो है जो कर्व सरफेस है सिलेंडर का, और रेडियली आउटवर्ड है, ये चीज मैंने कंक्लूड कर लिया। अब यहां पे देखता हूं, यहां सर आपने जब कंक्लूड किया, इसका अर्थ है कि यहां पे इस पॉइंट के लिए भी अगर मैं करूंगा तो सेम गेम चलेगा, सेम गेम चलेगा, और इसका भी रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर सर इसका रेडियली आउटवर्ड होता है तो इस देखो सर ये वाला जो है, ये आपका ऊपर वाला फेस है, इसका एरिया वेक्टर कैसा, इस तरफ, और ये रेडियली ऐसा आउटवर्ड 90 डिग्री बना रहा है, यानी इस ऊपर वाले सरफेस से फ्लक्स जीरो पास हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये एंगल ई और बी मतलब एस के बीच में कैसा है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो cos 90 जीरो हो जाएगा। तो ई डॉट अगर मैं बोलूं कि अगर मैं आपके ऊपर बोलूं कि फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सिलेंडर जिसको कहता हूं, इसको मैं कह सकता हूं ना कि इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू फेस ए प्लस फेस बी, कह सकता हूं ना। अब फेस ए पे मैं जो देख रहा हूं कि ये जो फील्ड आ रही है हमारे पास, उसका डायरेक्शन हमने देखने की कोशिश किया था, हमने इंटीग्रेट करके सारा नहीं निकाला है, हमने ये नहीं बोला कि, हमने ये बोला कि पेयर वाइज कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन कितना बच रहा है और कैसे कैसे ऐड हो रहा है वो मैंने नहीं किया है,
बस ये जान गया कि रेडियली आउटवर्ड होगा, ये चीज मैंने सिर्फ बताई है। तो यानी इसका अर्थ ये हो गया कि यहां से अब कर्व सरफेस सिलेंडर से अगर हम बात करें तो इन तीनों का हमें फ्लक्स जोड़ना पड़ेगा। ए में जो देख रहे हैं रेडियली, ये देखो यहाँ पे ए में लिख रहे हैं, तो ए में क्या लिखेंगे, यहाँ पे ई डॉट यहाँ का डीएस का पोर्शन का इंटीग्रेशन किसके लिए, सरफेस ए के लिए सिर्फ। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कैसा एंगल है, 90 डिग्री है, तो ये 0 हो रहा है। सेम चीज बी के लिए भी होगा, बी का जो एरिया वेक्टर होगा नीचे वाला सरफेस का वो कैसा होगा, डाउनवर्ड। और ई कैसा है, मैंने कंक्लूड किया कि रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, तो 90 डिग्री होने के कारण ये भी 0 होगा। यानी जो कर्व सरफेस से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो एक्चुअली सिलेंडर से फ्लक्स गुजरने के बराबर है। तो अब मुझे सिर्फ सोचना है कर्व सरफेस पे। तो सर आपने एक और हेल्प ले लिया था, आपने बोला था कर्व सरफेस हर पॉइंट वो सिमेट्रिकल है, सिलेंडर का कर्व सरफेस का हर पॉइंट सिमेट्रिकल है। तो यानी वहां पे अगर मैं इसके लिए जो फॉर्मूला लगाऊंगा ई डॉट डी एस का सर, तो इसका अर्थ है कि इस सरफेस के लिए अगर मैं सिर्फ कर्व सरफेस के लिए लगा रहा हूं इंटीग्रेशन, ये वाला सरफेस इंटीग्रेशन, तो सर ई हम मान सकते हैं वो सिमेट्रिकल पॉइंट है, तो सब पॉइंट पे कांस्टेंट बना रहेगा। तो ई को हम ई वेक्टर को, और डीएस देखो, डीएस जो तुम्हारा है यहाँ पे हर पॉइंट पे देखो, हर पॉइंट पे तुम कैसा है, ये रेडियली आउटवर्ड डीएस, और ई का जो फील्ड है वो कैसा है, वो भी तो ऐसे ही है हर पॉइंट पे। इस पे भी देखो, यहां से अगर आर डिस्टेंस लेते हैं तो रेडियली आउटवर्ड। सिलेंडर के केस में अगर उसके कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर निकालना है किसी पॉइंट पे तो कैसा होता है, वो होता है आपको इससे एक रेडियस ड्रॉ करना है और वो रेडियली आउटवर्ड होता है इस पॉइंट का। और हमारे पास ई भी कैसा आ रहा है, वो भी आ रहा है वैसे ही रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पे डॉट हमेशा क्या रहेगा इनके बीच में, डॉट प्रोडक्ट एंगल उनके बीच में 0, तो कॉस 0 1 हो जाएगा। तो यानी सर यहाँ पे डॉट हट जाएगा और ये रह जाएगा ऐसा, और ई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा सर। और अब डीएस का आप गेम कर दो। ये तो हम जानते हैं कि ये सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर वो क्या होता है, अगर वो फॉर्मूला लग दूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये गॉस लॉ कहता है। अब यहां पे गेम ये वाला निकालना है, बताओ क्यू इनक्लोज कैसे निकाले बेटा। अगर आपके पास लेमडा लेंथ दिया हुआ है, आपके पास सॉरी लेमडा यूनिट, आपके पास लेमडा जो दिया हुआ है लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है, और आपके पास लेंथ दे रखा है, और ये लेमडा कांस्टेंट है, ठीक है, यानी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आपके पास सिस्टम दिया गया है। तो अगर आप लेमडा टाइम्स एल लिखते हो तो क्या देगा, क्यू इनक्लोज ही तो देगा। अरे कैसे सर, ये देखो डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू इसके ऊपर चार्ज, इस एलिमेंट के ऊपर, और लेंथ कितना है डीएल। अब ये सारे डीएल छोटे छोटे सारे को मल्टीप्लाई करो, ये एल वाला जो होता है ये क्या है, पूरा छोटे छोटे, इसको एल को भी ऐसे लिख सकते हैं ना, इस एल को क्या लिख सकते हैं, इस बड़े वाले एल को समेशन ऑफ ऑल छोटा छोटा डीएल। और जब इसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हर एलिमेंट का देखो, इसको खोल देंगे तो हो जाएगा मान लो DL1 प्लस DL2 प्लस DL2, जो कि सबकी सेम है, डीएल लेंथ सबका जितने भी है, जितने समेशंस आएंगे अप टू 1 to n जितने दोहरा सकते हैं, तो यही तो कैपिटल एल लिखते हैं। अब यही सारे इसी को मल्टीप्लाई कर दो डी क्यू बाई डी एल से, तो क्या हो जाएगा डी क्यू प्लस, यानी इस डीएल लेंथ में जितना डी क्यू था प्लस इसका डी क्यू प्लस इसका डी क्यू, हर एलिमेंट में डी क्यू जोड़ते जाएंगे, कब तक, यहां से वन एंड से स्टार्ट करेंगे, वन एंड दूसरे एंड तक जाएंगे, और ये क्या दे देगा आपके पास, क्यू इनक्लोज दे देगा, देगा कि नहीं, अरे बताओ, बताओ अगर नहीं आपको समझ में आया तो रुको मैं फिर से एक बार इसको अच्छे से रन करता है। अब बता दो, अगर नहीं आ रहा है कुछ समझ में तो बता दो।
या आपको इसको अगर मान लो कि अभी समझ में नहीं आएगा तो आप एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लेना, ठीक है। तो इसके जो छोटे छोटे स्टेप्स है ना, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपको बोर्ड्स में रहेंगे ना तो आपको लिखना पड़ेगा वो सब चीजें। आपने यही क्यों गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस लिया? आपके आपके लिए तो गॉस लॉ तो आपने किसी पे भी बोला था, तो ऐसे सरफेस भी बना के ले लेते हम। लेकिन आपने सिलेंड्रिकल सरफेस क्यों लिया, पहली वो बात आएगी, और वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो फिर हम जब गॉस लॉ पे आते हैं तो फिर क्यों इनक्लोज कैसे नाप रहे हैं? ठीक है, चलो इसको फिर से देखते हैं, ऐसे ही इसको यहां से ढंग से यहाँ पे देखते हैं। तो ये चीजें हमें समझ में आ गई कि ये जो फील्ड है वो कैसा है, रेडियली आउटवर्ड है। अगर यहाँ के लिए मैं देखूं तो कैसा आएगा, ऐसा आएगा। इस पॉइंट पे ये फील्ड लाइंस है, ऐसे जा रहे हैं रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, ये बात समझ में आ गया ना? देखो यहाँ का, देखो हर जगह का डीए एरिया यहाँ का जब आप ले रहे हो यहाँ का, तो देखो डीए एरिया आपने लिया, वन से यहाँ पे अब अगर आपने देखो हमने क्या बोला कि फाई थ्रू द सिलेंडर कैन बी रिटन एज फाई थ्रू ये सरफेस, इसको फाई वन मान लिया, थ्रू द कर्व सरफेस इसको फाई थ्री मान रखा है, और ये नीचे वाला फाई टू मान रखा है कि नहीं? ये लिख सकता हूं कि नहीं, ये बताओ। अब ये वाला जो सिस्टम है, ये कर्व सरफेस कैसा, ये जो सिलेंडर है ये कैसा क्लोज सरफेस है, तो इसके ऊपर मैं ये लगा सकता हूँ क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसको जो कैलकुलेट करना है इसको मैं स्प्लिट वाइज स्प्लिट करके करता हूं। हमने देखा कि सिलेंड्रिकल जो सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस उसका जो कर्व सरफेस है उसका हर एक पॉइंट कैसा है, सिमेट्रिकल पॉइंट है। कर्व सरफेस इस पे नहीं है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमेट्रिकल पॉइंट नहीं है। लेकिन हाँ, जो कर्व सरफेस का हर पॉइंट है ना वो सारे सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्री ये कहती है कि आप जो ई यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ना वो यहाँ पे भी ऑब्जर्व करोगे और यहाँ पे भी वही ऑब्जर्व करोगे, ये सिमेट्री कहती है। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि देखो, और दूसरा हमने क्या लेके आए थे कि कैसा, अगर हर पॉइंट पे, अगर किसी भी एक पॉइंट पे हमने देखा था कि सारे पॉइंट पे तो सेम होगा, आपने ये बोला था, तो एक पॉइंट पे किसी पे हमने देखा था तो हमने ये कंक्लूड किया था कि ये कैसा फील्ड होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए सर, ये वाला जो फील्ड होता होगा, ये वाला जो पोर्शन होता होगा एलिमेंट का, ऊपर जितना, अगर इसको ऐसा लिया आपने, तो यहां से अगर आपने ये डिस्टेंस आर पे ले रखा है इसको, या कुछ भी मानो, कैपिटल आर मान लो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि इसी सिलेंडर, जैसे अगर आगे पढ़ जाएंगे तो इसका बड़ा सिलेंडर बनेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अभी देख रहे हैं, इस सिलेंडर पे देख रहे हैं तो स्मॉल आर इसका रेडियस दिया हुआ है। तो ये आर डिस्टेंस पे अगर मैं देखता हूं तो ऊपर जितना, अगर मैं जितना ऊपर जा रहा हूं, इस एलिमेंट को वन बना रहा हूं, और उतना ही नीचे भी दूर जाऊंगा और उस एलिमेंट को टू बनाऊंगा। इस कारण से यहाँ पे जो फील्ड प्रोड्यूस करेंगे ये दोनों जो फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, उसके कारण जो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला है, जो रेडियल वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यानी इस ये वाले लाइन के परपेंडिकुलर वाले हैं, वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये फील्ड ऐसा क्रिएट करेगा, ये फील्ड ऐसा क्रिएट करेगा, यहाँ पे ये डिफरेंशियल चार्ज, ये डीक्यू चार्ज इसका कूलम्ब्स लॉ लगाते हुए इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और डायरेक्शन कैसे निकालते थे, इस पॉइंट को और इस जहां जो सोर्स पॉइंट है और ये वाला आपको जहां पे निकालना है, उन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करते थे। और अगर आउटवर्ड कह देते थे, अगर ये आपका सोर्स चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, इनवर्ड हो जाएगा, अगर निगेटिव है तो, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो ये जो प्रोड्यूस कर रहा होगा वो इस डायरेक्शन में, और ये वाला प्रोड्यूस कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। अब इन दोनों के बीच में सिर्फ हॉरिजेंटल कंपोनेंट, यानी इधर वाले का ये वाला कंपोनेंट, इसका और इसका इधर वाला कंपोनेंट, वो सिर्फ जुड़ रहा होगा, ये वाले वर्टिकल वाले कैंसल आउट कर रहे होंगे। समझ में आया? तो हमने जाना कि सबका रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा हर पॉइंट पे।
ठीक है, तो यानी हर पॉइंट पे अगर रेडियली आउटवर्ड होगा इसका, तो इसका अर्थ ये हो गया कि यहाँ पे कि ई का अगर हमें देखना है तो ई, अगर इसको ई वेक्टर को लिखेंगे, ई टाइम्स आर वेक्टर ऐसे दे लिख सकते हैं हम, ऐसे बस ये कंक्लूड किए। और डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो डीएस जो एरिया आता है, डीएस एरिया, इसका भी यही होता है, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, डीएस डॉट आर। ये भी आर आर मतलब वेक्टर जो रेडियली आउटवर्ड है, ये भी है डी, मतलब एरिया का जो आपका एरिया का नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, अच्छा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसके डेरिवेशंस को उतना अभी उतना नहीं लेना, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में जो नीट जेई में पूछे जाएंगे वो मेनली आपके इसके फॉर्मूला पूछे जाएंगे, उसी से कंक्लूजन्स पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको डेरिवेशन में इसलिए टाइम लगा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आने लगी चीजें। तो यहां से देखो फ्लक्स यहाँ पे अगर रेडियली आउटवर्ड है तो यहाँ पे डी एरिया अपवर्ड है, तो इनके बीच में 90 डिग्री, तो ये वाला हमेशा जीरो हो रहा है, ये वाला, ये नीचे वाला भी जीरो हो रहा है। किससे आ रहा है? सिर्फ कर्व सरफेस से आ रहा है। तो सिलेंडर का जो इस सिलेंडर से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो एक्चुअली इन दो से नहीं गुजर रहा है, 1 और 2 से नहीं गुजर रहा है, वो सिर्फ 3 के कारण आ रहा है। ठीक है, तो वो चीज जब 3 के कारण आ रहा है, उसके बाद जब हम लिखेंगे जो हमने निकाला है कंक्लूजन्स, ई डॉट डी ए, यहाँ पे क्या हो गया, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट कैसा हो गया, एंगल दोनों के बीच में डी एस, मतलब डी एस वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री हर पॉइंट पे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कॉस 0 1 हो जाएगा। तो इसको देखो ई डी ए लिख दिया हमने। ठीक है, 3 इसलिए क्योंकि ये 3 से एसोसिएटेड है, सिर्फ कर्व सरफेस वाला ए, मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको जब बाहर लिखूंगा तो ये देखो ई डॉट, इसका कर्व सरफेस का इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब कर्व सरफेस का वैल्यू क्या होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस कितना होता है, अगर ये आर आर इसका रेडियस है तो ये जो कर्व सरफेस होगा ये वाला, ठीक है, और पीछे में ऐसा 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 समझ लो, ये जो कर्व सरफेस होगा उसका वैल्यू होता है 2πr इंटू एच या एल जो भी कह लो, जो इसका लेंथ है, और आर क्या है इसका रेडियस। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई टाइम्स 2πr l। अब इसको किससे इक्वेट करना है, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट से। और क्यू इनक्लोज कैसे मैंने बताया, इसको कैसे लिखेंगे, लेमडा टाइम्स एल। देखो आगे आ रहा है, अब देखो क्यू इनक्लोज वाले को हमने ऐसे लिख दिया, आपके सॉरी ये वाला फ्लक्स ऐसे लिख दिया हमने। अब इसके बाद हमने क्यू इनक्लोज पे जाना है। ठीक है, अब क्यू इनक्लोज हमारे पास क्या आ रहा है, लेमडा टाइम्स एल। अरे भैया कहाँ भाग जाते हैं, लेमडा टाइम्स एल। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं, ई टाइम्स 2πr इंटू एल इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज दैट इज लेमडा टाइम्स एल बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम ई का वैल्यू निकाल लेते हैं, एल से एल कैंसिल, लेमडा टाइम्स 2πr एप्सिलॉन नॉट। आप कहोगे कि सर ये काम करते हैं, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों सर, बताते हैं सर आपको। ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई, ये जो होता है 1/4πε0, ये क्या लिखाता है हमारा, के ही तो होता है, 2 लैम्डा टाइम्स आर। तो ये हो गया आपके पास जो फॉर्मूला आता है 2 लैम्डा के, मतलब सॉरी ये लिख लो आगे, 2 k लैम्डा बाई आर, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या बता रहा है आपके पास, किसी भी आर डिस्टेंस दूर उस वायर से आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या है, 2 k लैम्डा बाई आर। और इसका डायरेक्शन के बारे में बात करें तो कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड। अगर निगेटिव चार्ज हुआ तो रेडियली इनवर्ड। समझ में आया? Yes, sir. तो यहां तक हमें ये फॉर्मूला याद रखना है।
अब मैं बोलूं, आपको याद रखना है कि अब जैसे मैं बोलूंगा, अब आपको क्या मैं रखूंगा अब आपके सामने ऐसा चीज कि ऐसे बोलने के लिए कि आज सिर्फ जो नोमेनक्लेचर यूज करते आ रहे, ई एट डी, ई ए डी, मतलब एट पॉइंट, अगर मैं बोलूं एट पॉइंट पी तो लिखूंगा एट पॉइंट पी ड्यू टू, किसके कारण, इसको इतना लिखेंगे नहीं, बोल दे रहा हूं मैं, ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। उसके कारण क्या फॉर्मूला आएगा, वो जो, अगर ये डायरेक्शन के साथ लिखता हूं तो डायरेक्शन मत लिखो, अभी ई ही पे रखो, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करो, तो ये क्या आएगा, 2k लैम्डा बाई आर। समझ में आया? और क्या ये पॉइंट पी पे कोई कंडीशन है क्या कि ये इसी का होना चाहिए, जैसे कि हमने रिंग में देखा था, वो पॉइंट पे क्या कंडीशन था कि अगर हमने इस पॉइंट पी पे निकाला था तो इसका फॉर्मूला क्या था, ई एट पी ड्यू टू रिंग, जो आपके पास मैं बोलता था, होता था ना के क्यू ऐसा आर, कुछ ऐसा सुना था। तो ये जो पी बोलता था, ये पी कैसा होता था, वो उसके एक्सिस पे ही लाई करना पड़ता था उसको, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के लिए ये कोई कंडीशन नहीं है, ये स्पेस में कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. अब ये एक चीज और बता देता हूँ, इसका एक ग्राफ तो आएगा ही। अगर ये वायर आपके पास थिन है, ठीक है, थिन है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि कोई डायमेंशन नहीं होता, उसका डायमेंशन होगा, उसका रेडियस होगा कुछ ना कुछ। अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर एक थिक वायर भी है जो इन्फिनाइटली लॉन्ग है और इसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है, क्योंकि इसका डायमेंशन आ गया तो इसके अंदर जो चार्ज होगा वो हर छोटे छोटे वॉल्यूम में होगा। ठीक है, तो उसके कारण अगर मैं डिस्टेंस आर जो कि वायर के बाहर पड़ता है तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, बस उसमें क्या होगा, लेमडा इंटू एल की जगह क्या हो जाएगा, रोहो इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डी क्यू इनसाइड निकालना पड़ता है। ठीक है, और वॉल्यूम जब आप वॉल्यूम करोगे तो क्या, ये क्या हो गया आपका डी, लेमडा क्या होगा, डी क्यू बाई डी वी। और यहाँ पे अगर आपको v से मल्टीप्लाई करना है, यानी सारे जो इसके v रखने, कौन से v रखने, इस वायर का रखना, ये नहीं कि इस सिलेंडर वाला इस कैपिटल आर मान के ये जो आर कहीं पे निकाल रहे उसको नहीं रख देना, इसके अंदर के चार्ज है ना, तो रो इंटू वी करेंगे, तो वी जो लेंगे तो इसका रेडियस लेंगे, ये जो होगा ना वायर का, इसको कैपिटल आर से दिखाते हैं, तो पाई आर स्क्वायर टाइम्स पाई आर स्क्वायर एल जो हो गया, और ये जो आर, पाई आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर रखते हैं, इसका रेडियस, स्मॉल आर कहीं पे किसी पॉइंट तक जा रहे हैं उसका कितना डिस्टेंस है वायर से, वो रखते हैं। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इंटू एल रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या रख देंगे, रो हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्यू इनसाइड आ जाएगा। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन नहीं रहता है यहाँ पे, और इसको क्या किससे आप इक्वेट कर दोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रोहो पाई आर स्क्वायर एल आपके पास जो आ रहा है, ये क्यू इनक्लोज है बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको किससे इक्वेट करोगे, इससे इक्वेट करोगे ई टाइम्स 2 पाई आर इंटू एल, यहाँ पे स्मॉल आर रहेगा। ठीक है, अब यहां से एल कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये जो आंसर आ जाएगा, ये कि हालांकि ऐसे आते नहीं है, ठीक है ना, रोहो टाइम्स, ओके अच्छा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर एल बच गया, ई बच गया, 2 बच गया, ठीक है, यहाँ पे रो बच गया, आर स्क्वायर बच गया, एप्सिलॉन नॉट बच गया, तो इसको फिर फर्दर मॉडिफाई करेंगे तो ई इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर एल, सॉरी एल तो कट गया ना, एल तो कट गया है,
एल तो कट गया, एक सेकेंड। हाँ, एल तो कट गया है, पाई पाई कट गया है, तो रो आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और ई आर, तो यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स आर, एल हट जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है, ये मेन इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि ये रो तो कोई कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, वो वायर का एक बार थिकनेस आपने बता दिया तो फिक्स हो जाएगा। 2 और एप्सिलॉन नॉट भी वही है। इसका यहाँ पे ये आ रहा है कि दिस ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और यहाँ पे भी जो ई आ रहा है, थिन वायर जो हम कर रहे हैं, जिस केस में मान रहे हैं, वो भी यही आ रहा है, के भी तो कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है। ठीक है, Yes, sir. तो यानी ये चीज बस आप माइंड में रखना कि यहाँ पे भी जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ से रखना। ये वाला क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते जनरली, मतलब ऐसे तो मेंस में जनरली अगर देखूं तो एडवांस सेक्शंस में ये जनरली आते हैं, वहां पे आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप इस टेक्निक को समझो कि गॉसियन लॉ कैसे सरफेस लगा के और निकालते हैं, ताकि आपके पास चीजें जब भी आउट ऑफ हैंड टाइप के लगे तो आप डेरिवेशन पे तुरंत स्विच कर जाओ। और जेई में होता है, आपको भी मालूम है। नीट के बच्चों को मैं कह सकता हूँ मत करना, ये सब चीज छोड़ सकते हो, लेकिन आप लोग में आता है। तो एक चीज हमें मालूम चल गया कि जो वायर का हम याद रखेंगे ये फॉर्मूला, और ये याद रखेंगे अगर थिक वायर भी होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेम तरीके से होता है। इसका जो आगे जो ई इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट बाय आर लिखेंगे, ये वैल्यू इसके साथ नहीं मैच करेगी, वो अलग आएगी, लेकिन समथिंग कांस्टेंट बाय आर ही रहता है। ठीक है, अगर रहता है तो देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, बताओ ड्रॉ करो, बताना। इस टाइप का बनेगा, चलो इस टाइप का बनेगा, इसको ए बोला, इसको बी बोला। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, आपको अगर किसी को कोई बात नहीं। आ, ऐसा बनेगा, ए बी सी में से बताओ कैसा बनेगा, या आ, इस टाइप का बनेगा, बताओ ए बी सी डी। चलो जल्दी जल्दी इलेक्शन कर रहे हैं, किसको वोट देना है आपको, ए या बी या सी या डी को, बताइए किसको जिताना है आपको। अरे वोटिंग करो यार, तुम्हें वोटिंग का राइट दे दिया गया है। किसी को भी मार दो, ये मार देते हैं, ये अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा है, ऊपर अलग से खड़ा है। कोई डी कहेगा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी इतना सिलेंडर सिलेंडर खेल रहे हैं तो सर्कल के साथ जोड़ जुड़ जाते हैं, इमोशनली हो जाते हैं। अरे बताओ, तुक्का तो मारो, कुछ भी मारो, कोशिश करो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोशिश करोगे, दिमाग पे कम से कम प्रेशर दोगे। बोलो, चलो ठीक है कोई नहीं, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए बेटा, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको आएगी अंडरस्टैंडिंग आएगी। आप गलत करोगे तो भी देखो इसका सिंपल सी बात है, अगर मैं जितने दूर दूर से लेते जा रहा हूँ, तो अगर मैं बहुत दूर चला जाता हूँ, अगर मैं बहुत दूर चला गया, ये देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो, अगर मैं आर को इंफिनिटी की तरफ से इंफिनिटी पे पहुंच गया, यानी बहुत दूर चला गया, यानी कैसा है, वायर है ये इन्फिनेटली लॉन्ग वायर है, और उससे बहुत दूर इधर की ओर रेडियली आउटवर्ड में इंफिनाइट की तरफ चला गया, अगर ये हो जाता है तो ये वैल्यू क्या होगा, समथिंग बाई ए बाई इंफिनिटी क्या होता है, किसकी तरफ अप्रोच करता है। अरे बोलो तो सही, चलो मैं अब नाम लेता हूँ, बोलो शिवानी बेटा बताओ, ए बाई इंफिनिटी अगर है तो वो क्या वैल्यू होगा। ट्राई करो बेटा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मतलब मैं आपको बोलूंगा कि नहीं आएगा तो कुछ ऐसा नहीं रहेगा, बताओ कोशिश करो, अनम्यूट तो कर लो बेटा, सो गए।
अच्छा प्रिया बेटा आप बताओ। प्रिया बेटा देर कि मेरा इंटरनेट चला गया? अरे मेरा इंटरनेट है कि नहीं ये बता तो दो। है ठीक है, चलो देखो कोई बात नहीं, अगर आप लोग सुन रहे हो तो देखो वन बाई, जैसे ए बाई इंफिनिटी होगा वो क्या होता है, जीरो की तरफ जाएगा ना भाई। जैसे देखो 1/5 बोलता हूँ, और जैसे से नीचे बढ़ाते जाता हूँ 1/100, इसका वैल्यू कितना कम होते जाएगा, 1/5 का क्या होगा, ऊपर में नीचे देखो, ऊपर में अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो नीचे 10 बन जाएगा, तो 2/10 आ जाएगा, तो 0.2 देखो, यहाँ पे मैं पहुंच गया, 1/100 कर दिया, तो देखो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.01। अब 1/1000 कर रहा हूँ, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0.001 होगा कि नहीं। यानी जैसे नीचे वाले को बढ़ाते जा रहा हूँ, देखो नीचे वाले को बढ़ा रहा हूँ, इसमें देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था, नीचे वाला 5 ही है, यानी है तो 1/5 ही। ठीक है, इसी को लिखने का दूसरा तरीका यही वाला। तो ये नीचे वाले को देखो बढ़ा रहा हूँ, तो ये वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो वही वाला मैं बोल रहा हूँ, ए बाई आर, आर को मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, कहां तक, जितना दूर जा सकता हूँ जा रहा हूँ। तो ई का वैल्यू क्या हो रही है, अप्रोच करेगा जीरो की तरफ, कर रहा है कि नहीं अप्रोच। तो यानी यहाँ पे अगर मैं आर को अगर ग्राफ लेता हूँ, तो आर बहुत दूर अगर यहाँ पे कहीं जाता हूँ, जिसको कहूँ कि इन्फिनाइट की तरफ है, तो एक्चुअली यहाँ जीरो से स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, 1/r का जो ग्राफ होता है वो फॉलो होता है। अगर मैं आर जीरो के पास ले आता हूँ, तो ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनाइट की तरफ अप्रोच करता है कि नहीं। तो ये देखो, ये सबसे ऊपर ऐसे इन्फिनाइट, यानी ई की वैल्यू इन्फिनाइट की तरफ अप्रोच कर रही है ना, तो ई की जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू होगी, ऐसे यहाँ पे आएगी। यहाँ ई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट अगर मैं बोलूं कि ई की वैल्यू जीरो, मतलब यहाँ पे इस जगह पे, ई की वैल्यू इन्फिनाइट मतलब ऊपर में सबसे जितना दूर चले जा सकते हैं वहां पे। और वो कब अप्रोच कर रही है, जब आपके पास आर जीरो हो रहा है, ये वाला जीरो हो रहा है, ये पूरा यहां तक अप्रोच कर गया, तो ऐसा ग्राफ आएगा, ये याद रखना। ठीक है, समझ में आया, बताओ। अरे हाँ या ना बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो दूसरा हम केस लेने जा रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का शीट के कारण। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बोला था शीट और सरफेस में अंतर होता है। सरफेस का एक ही नॉर्मल, मतलब सरफेस के साथ जब हम एसोसिएट करेंगे ना, तो एक ही नॉर्मल एसोसिएट कर सकते हैं, वो आप डिसाइड कर दो, लेकिन जब आपने स्पेसिफाई कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा। तभी मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन में अगर ओपन सरफेस होते तो आपको दे दिया जाएगा कि इसके इस नॉर्मल से लेके इसका, इस सरफेस का एरिया वेक्टर पे बात किया जा रहा है कि इससे लेके बात किया जा रहा है। क्लोज में तो आप बता सकते हो रेडियली आउटवर्ड वाला को ही, आउटवर्ड वाले नॉर्मल को ही हम कैलकुलेट करते हैं उस सरफेस के एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, राइट। लेकिन ओपन सरफेस के लिए तो दोनों हो सकता है। अब मुझे क्या मालूम कि मैं, आप बोल रहे हो कि सिस्टम के अंदर घुसने वाला चीज जो बताते हो, तो अब इसमें थोड़ी मालूम है कि इधर भी तो मैं बाहर ही जा रहा हूँ, इधर भी मैं बाहर ही जा रहा हूँ, ये क्लोज सरफेस है नहीं, यानी एक रीजन है नहीं। तो रीजन रहता है तो समझ में आता है कि किसी बाउंड्री से मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर की तरफ जा रहा हूँ कि बाहर की तरफ जा रहा हूँ, ये तो ओपन है। तो इस सेंस में आपको बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लेकिन शीट के साथ अब देखो, मैं शीट क्या होता है, ये तो ट्रूली वन, ये 2 डायमेंशनल थिंग होती है। शीट आपके पास हैविंग सम थिकनेस होती है, याद रखना। शीट मतलब ये होता है, इसके कितने सरफेस हो गए, इसके 2 सरफेस। एक्चुअली में ये है कैसा, क्यूबॉइड की तरह ही मान लो। कैसा क्यूबॉइड है, जिसका ये वाला, आपके पास ये वाला जो डायमेंशन है वो बहुत घट गया है, और ये वाला डायमेंशन जो है ये बहुत बढ़ा दिया गया है। इसको बहुत घटा दो और इसको बढ़ा दो, इसको और इसको, इन दोनों डायरेक्शन में बढ़ाते जाओ, तो आपके पास क्या बनेगी, एक शीट बनेगी, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। अगर मैं वहां से बोलूं कि ये शीट से अगर एक्स डिस्टेंस दूरी पे अगर आपके पास एक पॉइंट है पी, वहां पे फील्ड निकालो, तो आप बोलोगे कि सर चलो कोशिश करते हैं गॉसियन वाले लॉ से ही, गॉस लॉ का ही यूज एप्लीकेशन यूज करें। तो उस चीज में आप बोलोगे सर अब इसमें फिर से वही गेम,
पॉइंट ऑफ सिमेट्री निकालो। तो भी टाइम है ना, हाँ भी टाइम ही टाइम है। तो आप बोलोगे कि पॉइंट ऑफ सिमेट्री सर निकालो, चलो मैं कोशिश करता हूँ। मैं बोल रहा कि इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे इस पर सर्कल बनाने की कोशिश करूंगा, सर्कल बनाने की कोशिश करूंगा, तो क्या इस पर फायदा होगा? मैं यहाँ पे आपको रखूं और यहाँ पे रखूं, आपको लगेगा कि नहीं कि आप सरफेस के क्लोज चले गए हो? ये देखो, ये देखो, अगर आपके पास ये वायर है और इसको मैं ऐसे लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से लेता हूँ, नहीं इसमें और थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, ऐसा एक मान लेते हैं। और ये इन्फिनाइटली लॉन्ग है, यानी इस डायरेक्शन में भी अपना जा रहा है, ऊपर भी अपना जा रहा है, इधर भी माइनस इंफिनिटी की ओर जा रहा है, और ये अपना इधर की ओर पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। इधर वाला पोर्शन अपना निगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा, इधर वाला निगेटिव इंफिनिटी की तरफ अपना रीच किए हुए सब अपना जा रहा है, ऐसे पूरा फैला हुआ है। ये भी इस पॉइंट पे भी अगर मैं देख लूं, अब ये r डिस्टेंस दूर है, सब x डिस्टेंस, ये भी दूर है, ये भी दूर है, ये भी सब पे है। अब यहाँ पे अगर मैं ले आता हूं तो आप लगेगा ना कि इस पॉइंट पे कि मैं तो सरफेस पे आ गई हूँ, लगेगा कि नहीं? ये अगर इसको x एक्सटेंडेड है तो ये यही सरफेस ऐसे एक्सटेंडेड है इसी डायरेक्शन में, देखो, यानी ये r से डिस्टेंस दूरी वाला सिमेट्रिकल नहीं बना रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि आपको x डिस्टेंस यहां दूर रखता हूं, मैं आपको ऊपर थोड़ा आगे ट्रांसलेट कर देता हूं और यहाँ पे खड़ा कर देता हूं, तो आपको लगेगा कि आपने चेंज हुआ। देखो, इसको थोड़ा सिमेट्री समझने के लिए ना थोड़ा मुश्किलात होता है। अगर मैं आपको बोलूं, आप मान लो कि दो पॉइंट लेते हैं, ठीक है, आप महसूस करने की कोशिश करा, पॉइंट इसको कहते हैं ए, और इसी डिस्टेंस पे बनाते हैं दूसरा पॉइंट बी, जो कि एक्स दूरी है। ये भी डिस्टेंस जब नापा जाएगा तो परपेंडिकुलर हमेशा लिया जाएगा उस प्लेन से, बी पे। मैं आपको यहाँ पे खड़ा कर दूं या यहाँ पे खड़ा कर दूं, आपको लगेगा कि आपने चेंज हुआ है। एक इन्फिनाइटली चीज लंबी सरफेस को आपको मैं कहीं पे भी बस एक्स डिस्टेंस मेंटेन करके रखूं और कहीं पे भी प्रेजेंट कर दूं, आपको कहीं से चेंज फील होगा कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें चेंज आया, आपके ऑब्जर्वेशन में डिस्ट्रीब्यूशन का जो ऑब्जर्वेशन करो उसमें चेंज आ रहा है, कुछ लगेगा? अगर सब यूनिफॉर्मली चार्ज है तो सारे पॉइंट, बताओ, लगेगा आपको? अगर मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, एक्स डिस्टेंस दूर हो, कैसे आप निकालोगे? ना इसका कुछ मिड पॉइंट है ना कुछ है। आप यहाँ पे बोलोगे कि सर मिड पॉइंट पे मैं तो था, लेकिन ये तो पता नहीं सर, इसका एंड वैसे ही दूर दिख रहा है, सेम तरह के, पता नहीं आपने ए पे लाए हो कि सी पे लाके खड़े किए हो कि बी पे लाके खड़े किए हो। सारे पॉइंट मुझे सिमेट्रिकल दिख रहे हैं, मतलब मुझे यहाँ से हर पॉइंट से ना ये जो डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहा हूँ तो बिल्कुल सिमेट्रिकल दिख रही है। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि इस बार क्या करते हैं, सिलेंडर ऐसा ड्रॉ करते हैं, सिलेंडर ऐसा ड्रॉ करते हैं, कैसा टाइप का? ऐसा टाइप का। अब मैं बोलूं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट, ये इधर का ये फेस, ये फेस, ये कैसे पॉइंट होंगे? सिमेट्रिकल पॉइंट होंगे कि नहीं? हाँ, कर्व वाले नहीं होंगे सिमेट्रिकल, कर्व वाले नहीं होंगे। ये देखो, ये एक्स डिस्टेंस, x1 डिस्टेंस, ये x2 डिस्टेंस, ये बोलेगा x3 डिस्टेंस, मुझे मालूम चल जा रहा है सर, मैं x1 x2 x3 से मुझे लग रहा है कि मैं दूर जा रहा हूँ या नजदीक आ रहा हूँ वो शीट के, ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम हो रहा है यहाँ पे आप रख रहे हो कि यहाँ पे रख रहे हो कि यहाँ पे आपने मुझे प्रकट किया है, कहाँ पे प्रकट करके मुझे ऑब्जर्वेशन करवाया। मुझे यहाँ पे सारे पॉइंट, इस पॉइंट, इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे आप लाके रख रहे हो तो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही दिख रहा है। ये मैंने साइज फाइनाइट बनाया है, ये है इन्फिनाइट शीट, इन्फिनाइटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है ये, ठीक है। तो ठीक है सर, गॉसियन सरफेस आपने ये ऐसा बनाया, ठीक है। फिर से एक बार वही चीज करेंगे सर, यहाँ पे ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आप ये समझ लो कि यहाँ पे भी फील्ड जो होता है वो रेडियली आउटवर्ड ही आता है।
ये लगता है कि शीट से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और फील्ड लाइंस ऐसे फ्लो कर रहे हैं। सारे में ऐसे ही आएगा, ये फील्ड लाइंस होंगे ऐसे, इसके फील्ड के लाइंस, फील्ड लाइंस। ठीक है, अगर ऐसा है सर तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने बोला था कि हर कर्व सरफेस पे इस सिलेंडर एक प्रकार से होगा, इसका ये रेडियस हुआ, ये इसका एक्सिस होगा, इसका एक्सिस का जो यहाँ पे इस प्लेन करता होगा, ये प्लेन, इसके रेडियली आउटवर्ड क्या होगा सरफेस का डायरेक्शन, ये रहा रेडियली आउटवर्ड, ये वाला। और फील्ड लाइंस कैसे इस बार जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, तो ये क्या 90 डिग्री सारे बना रहे हैं, सारे कैसे बना रहे हैं 90 डिग्री। तो यानी यहां पे सर इस बार कर्व सरफेस पे क्या होगा, जीरो होगा, किससे फील्ड लाइंस से पास कर रहे होंगे, प्लेनर सर्कुलर सरफेस से, सिलेंडर के। तो फिर सेम चीज हमें लगाना है फॉर्मूला। ठीक है, ये बात आपको डाइजेस्ट हुआ ना कि हमने ये सरफेस क्यों लिया। गॉसियन सरफेस होने के लिए सिर्फ क्लोज सरफेस होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने ये शेप कहीं क्यों लिया, आपको थोड़ा समझ में आया ना, एटलीस्ट हवा तो लगी ना आपको। अभी एक दो केसेस और करवाएंगे तो उसमें आ जाएगा समझ में और। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि इन्फिनाइटली लॉन्ग शीट के लिए ना कौन सा सरफेस, कौन सा ऐसा सरफेस होगा जो कि एकदम उसके पॉइंट्स आइडेंटिकल बिहेव करेंगे। तो आपको ये पीस एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले माइंड में मालूम होना चाहिए कि अच्छा इसके लिए ऐसा सरफेस बनाएंगे। अगर मैं इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर के बारे में बात करूं तो आपके पास कैसा सिलेंडर ड्रॉ करोगे कि वो जो वायर हो वो एक्चुअली उस सिलेंडर का एक्सेस हो, और उसमें क्या होता है कि सिर्फ कर्व सरफेस से फ्लक्स निकलता है, जो प्लेन सरफेस है उससे नहीं निकलता है। ये चीज में शीट में आपको मालूम होना चाहिए कि हम ऐसा सिलेंडर ड्रॉ करेंगे जो कि क्या होगा, जिसका एक्सिस जो होगा, सिलेंडर का जो एक्सिस होगा वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होगा, और उसके जो कर्व सरफेस है उससे फ्लक्स नहीं निकल रहा है, वो किससे निकल रहा है, उसके प्लेन सरफेस से, प्लेन सर्कुलर फेस से। और सेम कैलकुलेशन लगाएंगे इस यहाँ पे भी। देखो, सिलिंड्रिकल एंड कैप यानी जो सरफेस हमने ये वाला बोला और ये वाला बोला, मस्ट बी पैरेलल टू द शीट, ये शीट के पैरेलल है, होगा ही होगा। इसका एक्सिस देखो, ये परपेंडिकुलर पास हो रहा है, और ये वाला शीट, ये वाला जो सरफेस है इसके पैरेलल है। इस जो शीट रखा हुआ है हमारे पास, चार शीट दिया हुआ है, ये फेस और ये फेस पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। द वॉल ऑफ द सिलेंडर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द शीट, यानी यही जो इसको एक शॉर्ट में बोल दोगे कि एक्सिस ऑफ, क्या कहोगे, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द शीट। शीट कौन सा शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज, इन्फिनिटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, पूरा नाम। ठीक है ना, थोड़ा साउथ वाला नाम टाइप का आ गया, थोड़ा पूरा सब कुछ ऐड करके बोलना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये माइंड में रखना पड़ेगा। ऐसे सरफेस को हम गॉसियन सरफेस क्या क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, ई निकालने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिमेट्री हेल्प करती है। यानी ये सरफेस के हर पॉइंट सिमेट्रिकल पॉइंट हैं, यानी इसके इसके इससे तो निकल नहीं रहा है, कर्व सरफेस से तो निकल नहीं रहा है, सिर्फ ये वाले फेस से निकल रहा है। तो यहाँ वाले के लिए फिर निकालते हैं, देखते कैसे आएगा। तो देखो, और ये तो सिमेट्रिकल होगा ही ऑफ कोर्स, इसका जो ये सिलेंडर का जो मिड पॉइंट होगा वो कहाँ पे, शीट पे लाई करेगा। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास। तो अब देखो, ये क्यू इनक्लोज आपको इस बार निकालना है। पिछले बार हमने क्या किया था, लेमडा टाइम्स, पिछली बार हमने जो किया था क्यू इनक्लोज के लिए क्या किया था, लेमडा टाइम्स एल। लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे क्यू इनक्लोज जाएगा। अगर आपके पास क्यू इनक्लोज निकालना है, अगर आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है तो आप एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा, क्यू इनक्लोज आएगा। अगर आपके पास क्यू इनक्लोज निकालना है कहाँ पे, अगर आपके पास वॉल्यूम, ये आपके पास वॉल्यूम
चार्ज डेंसिटी दे रखा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, क्यू इंक्लोज आएगा। तो यहाँ पे भी वही केस किया है कि इसको 3 भाग में बांट दिया है। कर्व सरफेस के अबाउट देखो यहाँ पे, इस बार जो ये वाला सरफेस है इसको 1 कहा है, इसको 3 कहा है और इसको 2 कहा है, पीछे वाला सरफेस जो है 2 के कारण होगा ई डी ए टू कॉस 0, क्योंकि ये देखो रेडियली ये जा रहा है, इसमें रेडियली नहीं कहेंगे, सॉरी, एक मैंने अपने वर्ड को थोड़ा और प्रिसाइज कर दूं, इसमें रेडियली नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ शीट है। तो शीट में क्या होगा, यहाँ पे याद रखना, अगर इसका ऐसा बना रहे थे, इसका ये एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, पॉजिटिव इंफिनिटी और ये निगेटिव इंफिनिटी, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो यहाँ पे जो फील्ड हो रहा था ये देखो रेडियली ऐसे आ रहा था, इस पॉइंट पे ऐसे ड्रॉ करते, सिलेंडर बनाते ऐसे, ठीक है, किसी पॉइंट पे निकालना है तो इसका सिलेंडर ड्रॉ करोगे ऐसा एक प्रकार से, और ये क्या कहेंगे, ये रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ शीट के केस में कैसा होगा, सारा होगा, सारे फील्ड कैसे होंगे, एज अ लाइक ए परपेंडिकुलर टू दिस शीट। अगर ये शीट के इक्विवेलेंट फिर एक कोई एक ऐसा शीट रख देते हैं यहाँ पे रख देंगे शीट, तो ये फील्ड कैसा होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, यानी हर पॉइंट पे यहाँ पे ई का, ई एक्चुअली में कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे ई कांस्टेंट है। ई जब कांस्टेंट बोल रहे हैं तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों, अच्छा ये तो मैंने रिवील आउट कर दिया, ये छोड़ो अभी, ये तो यानी यहाँ पे भी ये चीज समझ लो कि डायरेक्शन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, हर पॉइंट पे यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड था ना, तो यहाँ का R1 कैप हो जाएगा, यहाँ पे अगर आपने लिया है तो R2 कैप हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पे ऐसा नहीं है, सारे क्या है, शीट के परपेंडिकुलर ऐसे लाइन से भाग रहे हैं सब, यहाँ पे भी ऐसे ही भाग रहा है, ऐसे ही भाग रहा है, यहाँ पे भी ऐसे ही भाग रहा है, ऐसे ही भाग रहा है, समझ में आया। Yes, तो sir. यहाँ पे 3 सरफेसेस बांट दिए हैं देखो, और इसके कारण तो 0 आ रहा है भैया, इसके कारण तो 0 आएगा। अब ये 2 सरफेस बचा, 2 सरफेस में देखो यहाँ पे कॉस तो आपके पास 0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये सरफेस है सर, देखो ये प्लेनर सरफेस है, तो इसका डायरेक्शन भी ऐसा, फील्ड का भी डायरेक्शन ऐसा, हर पॉइंट पे डीएस पॉइंट कैसा होता है, मैंने आपको एक और बात बताई थी, प्लेनर के लिए क्या होता है, प्लेनर में क्या बेनिफिट होता है, आपके पास सरफेस अगर प्लेनर है तो उसके हर पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर का ये इसका यहाँ पे लिखेंगे तो डीएस डालेंगे, और जो नॉर्मल वेक्टर है वो सबका सेम होगा, यहाँ पे DS1 DS2 हो सकता है, DS1 DS2 हो सकता है, लेकिन नॉर्मल जो इसका डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का इस पॉइंट पे वो यही होगा जो इसका है। तो हर पॉइंट पे देखो एक प्रकार से फील्ड भी ऐसे जा रही है, डायरेक्शन भी यही है, और इनके बीच में क्या है 0 डिग्री, तो cos 0, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब ये डॉट प्रोडक्ट हट गया तो EDA2 इधर से बच गया है, सेम चीज लॉजिक लगेगा, EDA1, इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो सिलेंडर से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो मालूम चल जाएगा, और DA1 और DA2 इक्वल है, सिमेट्री, और देख ही रहा है सिलेंडर का, हमने सिलेंडर जो लिया है, सिलेंडर का एक जो फेस होता है दूसरे फेस के साथ मैच करता है, सर्कुलर फेस के साथ, ठीक है। तो यानी हमारे पास जो फ्लक्स आया है, फ्लक्स जो आ रहा है इसके कारण तो 0 आ रहा है, कर्व के कारण, बस 2 सरफेस के कारण आ रहे हैं, और वहां से हमने क्या लिख दिया, डीए का इंटीग्रेशन, इसका जो सरफेस एरिया होगा इसको मान लेते AC, ठीक है, आएगा, मुझे मालूम है AC क्या होगा, πr², इसका जो रेडियस होगा ये वाला मान लो, ये वाला रेडियस हम लिया है, πr² होगा, ये सर्कल है तो, लेकिन अभी हम AC मान रहे हैं, ठीक है, अभी हम AC मान रहे हैं, AC आ गया, तो हमारे पास जो सिलेंडर से, इस सिलेंडर से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो आया 2EAC। अब इसको आगे काम करते हैं, ये 2EAC जो आया आपके पास, इसको क्या बोलेंगे, गॉस लॉ के अनुसार से Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे कि नहीं। अब Q इनक्लोज आपके पास निकालना है तो आप क्या करोगे, सेम बात है सर, देखो ये जो Q इनक्लोज है, यानी ये जो सिलेंडर के अंदर जो ये चार्ज ये शीट में फंसा हुआ है, ये पूरा फंसा हुआ है, ये वाला जो इसके अंदर है, ये वाला सिर्फ मुझे इसके बारे में जानना है,
इसके बारे में जानना है। तो क्यू इनक्लोज, क्योंकि यही तो है चार्ज जो सिलेंडर सरफेस के अंदर है, इसके अलावा और कहीं चार्ज है? ये सब बाहर वाले चार्जेस है। गॉस लॉ में तो लगा रहा हूँ, क्लोज सरफेस है सिलेंडर, उससे फ्लक्स निकाला और वो फ्लक्स को इक्वेट कर रहा हूँ क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज आपने बोला सर कि इसका सरफेस डेंसिटी ये रहा, तो इसको लिख देते एक सिग्मा ए हो जाएगा, जो कि एसी हमने माना है। तो क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा? सिग्मा एसी। और सिग्मा एसी को फिर क्या कर देंगे? सिग्मा एफ सी बाई एप्सिलॉन नॉट को किसके साथ इक्वेट कर देंगे? फ्लक्स के साथ, टोटल फ्लक्स के साथ, 2 ई एसी एसी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो फील्ड का वैल्यू आ रहा है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी ये देखो सिग्मा भी कांस्टेंट होगा, आपने शीट का एक बार चार्ज डेंसिटी जो दे दिया ना, मीडियम जो रख दिया ना। अब इसमें कोई आर और ए ऐसा तो नहीं कांस्टेंट आ रहा है ना, ये कितने दूर जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, एक्स का कोई वैल्यू तो आ नहीं रहा है ना अभी यहाँ पे। ये एक्स का इंडिपेंडेंट है ना ये इक्वेशन ई का। इसका अर्थ है कि यानी यहाँ पे हर पॉइंट पे कैसा फील्ड बन रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? वो ऐसे होगा, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये डायरेक्शन होगा, यहाँ पे मैं देखूं तो ऐसा डायरेक्शन होगा। अगर यहाँ पे पॉइंट ले लूं तो सेम लेंथ का मुझे वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, सेम लेंथ का। यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर इसको ए बोल रहा हूं तो ये होगा ई ए, और यही होगा ई बी। यहाँ पे अगर बी पे देखो तो, और यहाँ पॉइंट सी पे देखो तो, यहाँ पे पॉइंट सी पे देखो तो ई एट सी। ड्यू टू ये शीट, यही शीट के कारण हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेकेंड वाला सबस्क्रिप्ट नहीं लिख रहे। तो ये सारे वैल्यूज जो हैं वो क्या आ रहे हैं आपके पास? एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहे हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गई। अगर हो गई तो आप एक क्वेश्चन करो, ये यहाँ पे से आप इस चीज को नोट कर लेना, अभी इसका कैपेसिटर में भी मैं यूज करूंगा, याद रखना। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना। आपको मैंने आज जो सिखाया है, ई ड्यू टू इंफिनिटली लॉन्ग वायर जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, वो क्या होगा? 2k लैम्डा बाई आर। अगर मैं वही बोलूं शीट के कारण, किसी पॉइंट पे भी, किसी भी पॉइंट, किसी पॉइंट पी पे मैं बोलता हूं, किसी पॉइंट पी जो आर डिस्टेंस दूर है कहां से? उस वायर से। उसके अगर उस पॉइंट पे जाता हूं तो फील्ड अगर निकालना है मुझे, फील्ड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, तो वो होगा 2k लैम्डा बाई आर। यही मैं बात बोलूं, किसी पॉइंट पी पे मैं चला जाता हूं, ठीक है, जो आर डिस्टेंस दूर है या एक्स डिस्टेंस दूर है कहां से? शीट से। तो उसके कारण जो मैं जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये एक्स का फंक्शन नहीं है, यानी हर जगह पे एक्स आप कितने दूर जाओगे वो मैटर नहीं कर रहा है, हर पॉइंट पे वही है। समझ में आया? आ गया कि नहीं बताओ? अरे हाँ या ना बताओ। Yes, sir. ठीक है, चलो आ गया तो ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो सभी लोग, सभी लोग ट्राई करो। कर रहे हो क्या? क्या मैं टाइम दूं कि करवा दूं? बताओ। अरे बताओ तो सही बेटा, करवा दूं कि टाइम दूं? चलो ठीक है, मैं करवा रहा हूँ देखो, पहला एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करना जाके, ठीक है ना? व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
what is the net electric field? When I tell you that what is the, in the very beginning I told you that if we have to find out the resultant electric field, means resultant at any point, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ E net. E net at any point A due to क्या होता है, all the charges, source charges in the system. तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते नहीं है, ठीक है. तो दिस इज इक्वल टू क्या होता है, E ड्यू टू E at A ड्यू टू 1 प्लस E at A ड्यू टू 2. यही होता है, यही तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है. तो मुझे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी इफ टू infinitely opposite charged plane sheet having same charge density are placed parallel to each other. ठीक है, चलो सर. यहाँ पे सर आपने बोला ए पे आपने बोला था सर कि ए पे हमें निकालना है फील्ड इंटेंसिटी. आप बोले थे सर ये कांस्टेंट बना रहता है 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. और इसका डायरेक्शन बताओ कैसा होगा, ये चीज बताओ. तुम लोग कुछ ध्यान दे रहे हो कि नहीं, मैं क्या लिख रहा हूं? अरे यार तुम लोग थोड़ा ध्यान तो दिया करो. क्या मैंने यही चीज अभी आपको पढ़ाई है क्या? ये देखो मैंने 2 ऊपर जानबूझ के लिखा, आप बता नहीं रहे हो. आप अटेंटिव तो हो थोड़ा सा. सुन रहे हो बेटा? वहां पे देखो, ये रखा ना. अब इसका डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे? मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव है तो यहां से नॉर्मल जाएगा. तो ये रहा यहाँ पे पॉइंट पे डायरेक्शन. क्या यहाँ पे भी वही वैल्यू होगा क्या? हाँ, यहाँ पे भी अगर अब मेरे को बोलता है ना ए की जगह मैं आपको यहाँ पे पी बोल देता हूँ, तो ये कैसा होता है? चलो ये वाला पहले हटाता हूँ. यहाँ पे पी पे क्या होता है, पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव में शीट के अवे लेना है, ठीक है ना. यहाँ से क्या होता है, फील्ड लाइंस पॉजिटिव क्या होते हैं, निकलते हैं, राइट. तो यहाँ पे भी पी पे अगर मैं आपको बोलता हूँ तो क्या बोलते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. और यहाँ पे भी बोलूंगा तो क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. देखो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, यानी दोनों सेम फील्ड इंटेंसिटी है दोनों पे. ठीक है, ये तो हुआ किसके कारण, ये किसके कारण हुआ, ये EA1 हो गया आपके पास, यानी 1 के कारण. अब 2 का भी तो कैलकुलेट करना है, तो 2 पे भी तो वही वैल्यू होगी, चाहे कितना दूर रहे या कितना पास रहे. ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आई थी ना. तो क्या यहाँ पे वो वैल्यू आएगी ये, लेकिन इस बार कैसा डायरेक्शन कैसा होगा, निगेटिव है. तो सारे ऐसा लगेगा इनवर्ड वाले, मतलब ऐसे आएंगे, शीट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे नॉर्मल्स जो उसके अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और पॉजिटिव में ऐसे नॉर्मल जैसे लग रहे हैं कि निकलने की कोशिश कर रहे हैं शीट से. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं ए पे, तो 1 के कारण इधर ये आएगा वैल्यू, 2 के कारण सेम मैग्नीट्यूड का. क्यों भाई? क्योंकि सर बोला आपने कि इसका अगर आपने सिग्मा यही रखा है, सिग्मा सेम ही है दोनों का, जस्ट वैल्यू में चेंजिंग है, साइन में चेंजिंग है. ये प्लस में है प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा है. तो सर ये देखो जो डायरेक्शन जो आएगा ना, बस ये क्या कहते हैं, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा. क्योंकि आप कितने दूर जा रहे हो शीट से वो मतलब नहीं है, वो तो ई वैल्यू सबका सेम है. यानी यहाँ पे आपके पास कैंसल आउट होके 0 आ रहा है. सेम चीज यहाँ पे रखोगे कि नहीं, इसके कारण बताओ कैसा होगा, इसके कारण ये वाला बनेगा कि नहीं. इस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सी पे वैल्यू क्या होगी इसकी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. किसके कारण, ये पॉजिटिव वाले, ये निगेटिव वाले के कारण, और पॉजिटिव वाले के कारण भी वही मैग्नीट्यूड बनेगी. ठीक है, तो अभी निगेटिव वाले के कारण देख रहे हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन दे दिए इधर.
तो मुझे माइनस सिग्मा लिखने की जरूरत नहीं है। और पॉजिटिव वाले के कारण कैसा बनेगा, ज्यादा लंबा बन गया। और मैग्नीट्यूड में क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी कैंसिल आउट कर दिया। अब अंदर वाले में देखते हैं, अंदर वाले में ये रहा पॉजिटिव ऐसे गया। अरे हाँ या ना तो बोलो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, Yes, sir. आ रहा है ना। अब देखो अंदर वाला में बताओ कैसा होगा। अंदर वाले में बी पे अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो पॉजिटिव के कारण बताओ कैसा डायरेक्शन में जाएगा। बी वाला यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा जाएगा। शीट से लग रहा है कि तीर ऐसे नॉर्मली निकलते हुए फेंक रहा है सब। और बी पे निगेटिव वाले के कारण क्या होगा, अंदर घुसना है तो ऐसा ही होगा। तो दोनों इस बार क्या होंगे, ऐड होंगे कि नहीं होंगे। बताओ, इस बार दोनों के एरो अपोजिट नहीं पड़ रहे हैं। देखो यहाँ पे पॉजिटिव के कारण इधर आया, निगेटिव के कारण इधर आ जाता था। इधर क्या था, पॉजिटिव ये। चलो यार तुम्हें इससे दिखाता हूँ, कलर कोडिंग से कर देता हूँ। आपने बोला पॉजिटिव के कारण इस बार ऐसे जा रहा है यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी वही रहेगा। ये तुम लोग हट जाओ भैया, थोड़ा स्पेस बना दिया। ठीक है, यहाँ पे भी क्या बोला, फील्ड तो सब जगह कांस्टेंट रहता है इसके लिए। तो ये ऐसा एरो यहाँ बनाया तो यहाँ पे भी वैसे ही एरो बनाऊंगा। यहाँ पे भी तुम बोलोगे तो इसके कारण, किस शीट के कारण, शीट 1 के कारण ऐसे ही एरो बनाऊंगा सेम लेंथ का। और अब आप बी के कारण बना, यहाँ पे भी अंदर में भी ऐसे ही बनाऊंगा, बी के पास पूछोगे तो यही बनाऊंगा। सॉरी 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 सॉरी, ये वाला शीट का वो साइड है ना, शीट का वो साइड है। नॉर्मल होना चाहिए नॉर्मल होना चाहिए कैसा, इससे नॉर्मल होगा हमेशा, इससे नॉर्मल होगा। ठीक है, और शीट के बाहर भागने की कोशिश करेगा। इस साइड में अगर मैं बनाऊंगा तो यही वाले होंगे शीट का। इस साइड में जब बनाना है तो कैसा मैं बनाऊंगा, ऐसे वाला। ठीक है, अब ये देखो सारा जगह में मैंने बना दिया, यहाँ पे इस कारण से ये वाला शीट का ये फेस पर है तो ये वाला सिंबल रहेगा, तो ये आ गया। अब बताओ इसके कारण, ये वाले पीले वाले के कारण, इसके कारण इस साइड में कैसे बनेंगे, सारे ऐसे वाले, सारे ऐसे वाले। और इस साइड में कैसे बनेंगे, इस साइड में ऐसे वाले। यहां पे देखो, ये ये सब कैंसल आउट कर रहा है, सिर्फ बच ये बीच वाले जो पोर्शन है, सिर्फ उसमें दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और यही कैपेसिटर में मैं कॉन्सेप्ट यूज होगा जब मैं फील्ड बोलूंगा कैपेसिटर के कारण, तो दोनों शीट दोनों प्लेट के कारण हम कैलकुलेट करेंगे। और क्योंकि वो प्लेट का बीच का हिस्सा है, वहां पे क्या हो रहा है, फील्ड क्या हो रही है, ऐड हो रही है। लेकिन बाहर की ओर क्या है, फील्ड जीरो हो गई है। Yes, sir. तो इसके कारण अब मैं बताओ एट ए क्या होगा, जीरो होगा। हाँ सर, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत सर। अब इन तीन ऑप्शन में है, सी पे भी जीरो होना चाहिए सर, तो अब ये वाला भी गलत हो गया सर, ये वाले दो ऑप्शन सही होंगे सर। और यहाँ पे क्योंकि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है और प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो ये क्या हो जाएगा, इनका समेशन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो आंसर आना चाहिए सर डी। देखिए क्या, देखो एक पे जीरो, क्योंकि देखो ब्लू वाला जो लाइन बना रहा है वो येलो वाला इसको काट दे रहा है। यहां पे सिर्फ दो बन रहे हैं सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारे पास डी भी ऑप्शन आ गया। ठीक है, समझ में आया। Yes, ये sir. शीट कैसी है, ये शीट कैसी है, ये दिखने में फाइनाइट शेप का, फाइनाइट साइज का है ये, लेकिन है कैसी, हम कैसे इमेजिन कर रहे हैं, ये पूरी फैली हुई है, पूरी फैली हुई है हर डायरेक्शन में।
और ये भी ऐसे ही फैली हुई है, और इसके कारण से इस शीट के कारण दो साइड में बच जाता है। ये इन्फिनाइटली लॉन्ग है, तो आपके पास पूरा यूनिवर्स कैसे बट गया होगा, दो भाग में बट गया होगा, एक सरफेस, एक इस तरफ वाला, एक इस तरफ वाला। लेकिन हर पॉइंट पे कैसा होगा, मैग्नीट्यूड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, वो कांस्टेंट बना रहेगा। डायरेक्शन बस हो सकता है इस फेस में होगा, तो अगर मान लो कि ये वाला शीट जो निगेटिव वाला है, तो ऐसे तीर उसमें अंदर घुसाना है मुझे, तो इस पॉइंट पे वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्यों, और यही अगर पॉजिटिव हो गया तो ये लो। ठीक है, अगर Yes. है अगर है तो अब हम अगले बार में गॉस लॉ का देखेंगे, किसमें, स्फीयर और इसके कारण, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग, सेम चीज बात मैं लिख रहा हूँ, तीनों सेम है, वो चीज कल मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, कल क्लासेस Yes. आपके हैं ना, आपकी एक सेकेंड, क्लासेस है ना, हाँ कल क्लासेस हैं, तो कल कल इस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और ये चीज कंप्लीट करते ही मैंने वायर का बताया है, आपको मैंने शीट का बता दिया, ठीक है, और अब सॉलिड स्फीयर का बता दूंगा। शीट वायर में आपके पास दोनों है, हमेशा थिन आते हैं क्वेश्चंस लैम्डा के टर्म्स में, कभी कभी ये आएगा, तो आपको ये याद रखना है कि क्या होता है, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। क्या वन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, ई। सब कुछ याद रखना यार, अब ऐसे वो आधी चीजें उल्टा होके सर बोल रहे थे 1/r की इनवर्सली होता है, लेकिन क्या होता है वो याद नहीं है, भूल गए, तो वैसे चीजें मत कर लेना। ठीक है, एग्जामिनेशन में हमेशा होता है, इसी के लिए बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, हमेशा अपने आप को क्वेश्चन रेज करो, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा कैसे है, और डाउट आता है तो पूछ लिया करो मेरे से। ठीक है, और एग्जामिनेशन हॉल में बहुत है, कॉमन चीजें हैं, होते रहेंगी, स्लिप होते रहेंगी माइंड से। ठीक है, और थोड़ा अटेंटिव रहा करो, कहाँ पे टू लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, मैं तो कुछ भी पढ़ा के चला जाऊंगा तब तुम्हें। ठीक है, तो थोड़ा अटेंटिव रहा करो चीजों को, हाँ या ना में बोलो, इतना शर्म मत खाया करो, क्या करोगे शर्म करके, पार्टिसिपेट करो, जितना पार्टिसिपेट करोगे चीजों को उतने अंदर समझोगे, और तब समझोगे तो फिर आपके अंदर नेगोशिएशन पावर आ जाता है सोसाइटी में। ठीक है, नहीं तो Yes. लोग फिर आपको ही अपने ढंग से बना के रख देंगे, आपको दुनिया को अपने ढंग से बनाना है, दुनिया के हिसाब से आपको नहीं जीना है, आप दुनिया को बताओगे कैसे रहना चाहिए, मतलब इन द सेंस कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप नई चीजों को सोचो, आइडियाज को लाओगे कल, देन एक प्रकार से सोसाइटी को आप डायरेक्शन दिखा रहे हो कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। अगर आप उस चीजों में नहीं रहोगे तो फिर आपको सोसाइटी बोलेगा कि यार फिर तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो, तुम ये कर एग्जाम दे दो, तुम वो एग्जाम दे लो, ऐसे ही कुछ कुछ ना कुछ होते रहेंगे, बोलते रहेंगे। थोड़ा सी चीज बस पार्टिसिपेट करा, ठीक है ना, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं सबको। ठीक है, Okay, क्लास sir. में क्लास हम एंड करते हैं, चलो बाय बेटा, अगर कोई डाउट हो व्हाट्सएप पे पूछ लेना। Okay, sir. चलो बाय। Bye.